हाय, आप देख रहे हैं लॉसी दोस्ती और मैं हूं आकृति अरोड़ा। हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि थे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। वेल, ऑफर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हम छोटा सा रिकैप करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था। कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब आप सोच रहे होंगे एग्रीमेंट क्या होता है। वेल, एग्रीमेंट होता है कि एक जब प्रपोजल है जब वो एक्सेप्ट हो जाता है, दैट लीड्स टू एग्रीमेंट। वेल, प्रपोजल क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। प्रपोजल, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और अब्सटेनिंग फ्रॉम डू समथिंग। क्यों? क्योंकि वो दूसरे पर्सन की एक्सेप्टेंस लेना चाहता है। सो दैट इज प्रपोजल। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है वो एग्रीमेंट बन जाता है। अब बात करते हैं दो एसेंशियल्स जो कि रिक्वायर्ड हैं एक्सेप्टेंस के लिए। सबसे पहला ये कि ऑफरी से ऑफरर तक होना चाहिए। ऑफरी तो आप जानते ही हैं, जिससे हमने प्रपोजल दिया होता है, और ऑफरर वो जो प्रपोजल देता है। सेकेंड एसेंशियल ये है कि ये एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होना चाहिए। एक्सेप्टेंस के केस में एड आइटम होना बहुत जरूरी है, यानी कि कोअक्रेंस ऑफ माइंड। अब बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस एक्चुअली में कब कंप्लीट होता है। वेल, फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को ये ऑफर दिया दैट ही वांट्स टू सेल हिज हाउस टू बी, राइट। नाउ बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कैसे करेगा? द मोमेंट बी पोस्ट दैट ही एक्सेप्ट्स एज ऑफर, राइट, द मोमेंट बी पोस्ट दिस दैट ही एक्सेप्ट्स एज ऑफर, हियर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू बी, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? तब कंप्लीट होगी जब ए की नॉलेज में आएगा बी का एक्सेप्टेंस, या बी का वो लेटर जो बी ने पोस्ट किया था, जैसे ही वो ए के नॉलेज में आएगा तब ए के रिस्पेक्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, राइट। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस टेलीफोन के थ्रू अगर हो तो वो कंप्लीट हम कैसे मानेंगे? वेल, जहां पर भी वो मैसेज हम सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए कॉल्ड बी दैट ही वांट्स टू सेल हिज हाउस and B said, yes, I accept your offer. Now, where that acceptance has been heard, that is where A is residing. For example, A is residing in Delhi and B is residing in Mumbai, and जो acceptance है वो A ने दिल्ली में सुनी, तो acceptance दिल्ली में complete मानी जाएगी। अब बात करते हैं जो acceptance की communication है वो expressed और implied भी हो सकती है। When communication of acceptance is not required, हम लेते हैं केस जो हमने पिछली वीडियो में भी किया था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस। इस केस में कंपनी ने ये डिक्लेयर किया कि दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग मेडिसिन फॉर इन्फ्लुएंजा एंड हु एवर विल टेक दैट मेडिसिन विल नॉट कैच इन्फ्लुएंजा। बट यहाँ पे एक लेडी थी जिन्होंने वो मेडिसिन ले ली और उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कोर्ट में कि क्या लेडी को कंपनसेशन दिया जाएगा? तो ये हेल्ड हुआ था, बिल्कुल दिया जाएगा, because she actually performed all the conditions required for the offer, right, and therefore she completed that offer, and यहाँ पर ऑफर का एक्सेप्टेंस जो है उस लेडी ने कंप्लीट कर लिया। तो जो एज पर प्रॉमिस था ऑफर के, वो कंपनसेशन दिया जाएगा टू दैट लेडी, राइट, बिकॉज उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया उनकी मेडिसिन लेने के बाद भी, तो वो उस पर्सन को कुछ कंपनसेशन अमाउंट देंगे, राइट। तो यहाँ पे वो लेडी लायबल थी। और इस केस को मैंने इसलिए यहाँ पे साइड किया है कि ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है कि कब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे उस लेडी ने जाकर लेटर नहीं भेजा है उस कंपनी को दैट आई एम देयर फॉर टेकिंग योर मेडिसिन, नो, शी जस्ट फुलफिल्ड ऑल द कंडीशंस जो ऑफरर की थी कि कोई भी मेडिसिन लेगा, तो यहाँ पे लेडी ने मेडिसिन ली, ये एक्सेप्टेंस था। दूसरी चीज़ ये कि उसमें कंडीशन में ये मेंशन था कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो वी विल प्रोवाइड यू विद द कंपनसेशन। यहाँ पे जो लेडी है उसने मेडिसिन भी ली और उसे इन्फ्लुएंजा भी हो गया, सो दैट मीन्स यहाँ पे दोनों कंडीशंस पूरी हुई और एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हुई, राइट। अब बात करते हैं मेरे साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ए इज वेरी स्मार्ट, ही सेड दैट आई वॉन्ट टू सेल यू माई हाउस फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, right? Now,
A also mentioned a clause in his offer that if you do not reply within certain period of time, I will consider my offer to be accepted, right? So इस केस में अब A ने ऑफर ये B को दे दिया, B didn't replied back to A. Now A filed breach of contract. क्या यहाँ पे breach of contract हो सकता है? Well, तो आंसर है नहीं. जस्ट स्टेटिंग कि आप मुझे एक्सेप्टेंस सर्टेन पीरियड में अगर नहीं दोगे तो आई विल प्रिज्यूम इट टू बी एक्सेप्टेड, यू कैन नॉट मेंशन सच क्लॉज. अब बात करते हैं सेक्शन 7 की, जो कि है मोड ऑफ एक्सेप्टेंस. तो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए गाइज? मोड ऑफ एक्सेप्टेंस वही होना चाहिए जो प्रपोजर ने अपने ऑफर में मेंशन किया था कि आपको इस तरह से मेरी सारी कंडीशंस को फुलफिल करना है. अगर बी यानी कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को ऑफर दिया और बी वो उस कंडीशन से अपनी एक्सेप्टेंस नहीं शो करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ए की ऑफर में लिखा था कि आपको अपनी एक्सेप्टेंस मेल दे के शो करनी है, राइट, लेकिन जो बी है वो मेल नहीं देता है, वो फोन कर देता है. तो इट इज एज ड्यूटी टू टेल बी दैट प्लीज परफॉर्म योर एक्सेप्टेंस एज पर माई ऑफर, एज पर द कंडीशंस मेंशन्ड इन द ऑफर. ये ए की ड्यूटी है बी को बताना, बी खुद से नहीं करेगा. और अगर ए ने बी को नहीं बताया, ये नहीं बताया दैट प्लीज एक्सेप्ट माई एक्सेप्टेंस एज पर द कंडीशंस मेंशन्ड, तो यहाँ पर हम एक्सेप्टेंस को मान लेंगे. ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी है. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को ये ऑफर दिया दैट ही वॉन्ट्स टू सेल हिज हाउस एंड in order to accept the offer kindly mail me. Okay, now B instead of mailing use some other method of accepting the offer. A की ऑफर में लिखा था कि आपको अपनी एक्सेप्टेंस मेल दे के शो करनी है, राइट, लेकिन जो B है वो मेल नहीं देता है, वो फोन कर देता है. तो इट इज A's ड्यूटी टू टेल B दैट प्लीज परफॉर्म योर एक्सेप्टेंस एज पर माई ऑफर, एज पर द कंडीशंस मेंशन्ड इन द ऑफर. ये ए की ड्यूटी है बी को बताना, बी खुद से नहीं करेगा. और अगर ए ने बी को नहीं बताया, ये नहीं बताया दैट प्लीज एक्सेप्ट माई एक्सेप्टेंस एज पर द कंडीशंस मेंशन्ड, तो यहाँ पर हम एक्सेप्टेंस को मान लेंगे. ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी है. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को ये ऑफर दिया दैट ही वॉन्ट्स टू सेल हिज हाउस एंड in order to accept the offer kindly mail me. Okay, now B instead of mailing use some other method of accepting the offer, right? Now it is A's duty to tell B that please kindly आप उस वे में अपनी एक्सेप्टेंस को उस वे में अपनी एक्सेप्टेंस भेजें जो मैंने कंडीशंस अपनी ऑफर में ऑलरेडी मेंशन करी हैं. अगर आप ये ए की ड्यूटी है कि वो बी को बताए, राइट. सो अगर फिर भी बी नहीं करता है तो एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं मानी जाएगी. लेकिन अगर ए बी को अपनी गलती नहीं बताता और चुपचाप उसकी एक्सेप्टेंस रख लेता है तो एक्सेप्टेंस विल बी डीम्ड टू बी मेड. दैट इज एक्सेप्टेंस हम मान लेंगे, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा. अब बात करते हैं कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टर हिमसेल्फ. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पोवेल वर्सेस ली केस. वेल इन दिस केस देयर वाज अ टीचर, right, and the teacher got unofficial information that he will be hired or he or she will be hired in a particular school for the job, right. Now he got this information unofficially, right. Next day the management decides that they don't want to hire that particular teacher and send the same information to the teacher. Now teacher files a complaint against the management of the school stating that they have breached the contract. Now in this case it was held कि definitely breach of contract तो बिल्कुल भी नहीं है because टीचर तक इन्फॉर्मेशन अनऑफिशियली पहुंची थी. मैनेजमेंट ने टीचर को कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी दैट दे हैव हायर्ड हर और हिम, राइट. बात करते हैं काउंटर प्रपोजल की. फॉर एग्जाम्पल ए गेव दिस ऑफर टू बी दैट ही वॉन्ट्स टू सेल, इस बार हाउस की जगह बाईसाइकिल करते हैं. He wants to sell his bicycle for $1,000 or 1,000 rupees, right? Now B states that he will purchase A's bicycle in rupees, for example, 950. अब यहाँ पे क्या हो गया, काउंटर प्रपोजल हो गया. A saying that he wants to sell his bicycle for 1,000.
B states कि I want to purchase that bicycle but for 950, right? So यहाँ पे दोनों अपने अपने proposals दे रहे हैं, यहाँ पे acceptance complete नहीं हुआ है. एक बड़ा ही important point मैंने देखा है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ share करती हूँ. That is Provisional acceptance. So it states that an acceptance made subject to final approval is called Provisional provisional acceptance. It does not ordinarily bind either party until the final approval is given. Meanwhile, the offerer is at liberty to cancel his offer unless there is contrary condition supported by consideration. So ये केस था Union of India versus S. Narayan Singh, AIR 1953, PUNJ 274. Right? Next. So अब डिस्कस करते हैं टेंडर के बारे में. टेंडर इज नॉट एन ऑफर बट इट इज इन्विटेशन टू ऑफर. वंस इट इज अप्रूव्ड इट लीड्स टू स्टैंडिंग ऑफर. स्टैंडिंग ऑफर होती है दैट इट इज देयर इन द मार्केट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इट इज अवेलेबल, दैट यू कैन एक्सेप्ट द ऑफर विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो फॉर एग्जाम्पल एक टेंडर है जो कंपनी ए ने निकाला है न्यूज़पेपर में, एंड दे स्टेट दैट यू कैन एक्सेप्ट इट till, for example, September or October, till October 2021. टेंडर निकाला गया है अगस्त 2021 में और उसमें ये स्टेटेड है कि आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं अक्टूबर 2021 तक. तो ये जो ड्यूरेशन है बीच का, इसे हम स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं, राइट? सो एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस, दैट इज अ स्टैंडिंग ऑफर. Contract arises only when order is placed on the basis of tender. Standing offer can be revoked before the order has been placed. So guys, टेंडर के बाद अब हम डिस्कस करेंगे रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड.